कथा कथन में आज सुनिए प्रवासी कथाकार अरुणा सभरवाल की लिखी हुई कहानी परदेश में पतझर। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वो अकेला बैठा था, बिल्कुल अकेला, सिकुड़ा सा, वहीं जहाँ वो अक्सर बैठा करता है, उसी सार्वजनिक बेंच पर जो मॉरिसन सुपरमार्केट के राउंड अबाउट के पास था। वहीं बैठे बैठे आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसे देखते ही जया के मन में अनेक प्रश्न उठने लगते। कौन है, कहाँ रहता है? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बेंच पर बैठकर ही पूरा दिन बिता देता है। बेंच नहीं तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर विंडो शॉपिंग करता दिखाई देता है। लावारिस तो लगता नहीं, कपड़े तो साफ सुथरे पहने होते हैं, बीमार भी नहीं लगता। क्या इसको यहाँ वहाँ बैठने के अतिरिक्त कोई काम नहीं? फिर खुद ही सवाल जवाब करने लगती है। लगता तो अच्छे घर का है, हो सकता है कोई मजबूरी हो, या फिर पत्नी की मृत्यु हो गई हो, या फिर बहू का व्यवहार इनके साथ ठीक ना हो सकता है उसे एकांत पसंद हो। सदा खोया खोया सा उदासी दिखता है। हाँ, उसके पास एक कपड़े का थैला जरूर होता है, जिसमें पानी की बोतल और एक छाता, क्योंकि लंदन में मौसम का कोई भरोसा नहीं, बारिश की संभावना सदैव लगी रहती है। उसका अर्थहीन, दिशाहीन घंटों इधर उधर अकेले बैठे रहना देखकर जया की जिज्ञासा बढ़ने लगी। पल भर को उसका मन तो किया कि उनसे बात करे, फिर न जाने क्या सोचकर वो आगे बढ़ गई। जैसे ही वो शॉपिंग करके सुपरमार्केट से बाहर निकली, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सामने बेंच पर वो सज्जन बैठे थे। शायद सोच रहे होंगे, इतनी बारिश में घर वापस कैसे जाऊंगा। जया को ये तो अनुमान हो चुका था कि वो यहीं कहीं उसके घर के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि वो कई बार उन्हें इधर उधर डोलते हुए देख चुकी थी। क्षण भर को उसका मन तो किया उनसे पूछने का कि क्या वो उन्हें कार में घर छोड़ सकती है। फिर यही सोचकर छोड़ दिया कि क्या सोचेंगे। आजकल हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आप चाह कर भी किसी की सहायता नहीं कर सकते। इसे भारतीय समाज का दकियानूसीपन मान लो या फिर संकुचित विचार, यही सोचकर उसने विचार छोड़ दिया। यूं कहो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी हरकत से शर्मिंदा जया घर तो पहुंच गई। दिन भर उसका मन अशांत रहा, कभी खुद को कभी समाज को कोसती रही। क्यों समाज से, भय से, विरासत में मिले संस्कारों का निर्वाह नहीं कर पा रही है? वो भी तो इंसान है, कैसे पैदल चलकर जाएगा इतने बारिश में? रात भर स्वयं को कोसते कोसते न जाने कब उसकी आंखें लग गईं। सुबह उठते ही उसने पर्दे हटाकर खिड़की से झांका। कुरमुरी सुबह थी, कहीं कहीं धूप के टुकड़े खिड़की से झांक रहे थे। धूप को देखते उसका मन खिल उठा, उसमें एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगा। आज उसने ठान लिया था कि अब वो समाज के प्रत्यक्ष विरासत में मिले संस्कारों को झुकने नहीं देगी। उन सज्जन का बेंच पर बैठे रहना, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में नाहक चक्कर लगाने का सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन से जया का उनसे आमने सामने टकराव नहीं हो पाया था, जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। कुछ दिन बीत गए। सुबह का समय था। जया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई। वो भी वहीं खड़े थे। उस दिन पहली बार जया ने उन्हें करीब से देखा था। वो भी किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने आए थे। जया सोच ही रही थी कि अचानक नमस्ते शब्द ने उसे चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा, वही सज्जन खड़े थे। जया ने भी मुस्कुराते हुए नमस्ते का उत्तर दिया। आप हिंदी बोलती हैं? जी। इतना सुनते उनके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो दोनों बातें करते करते अपने घर की ओर चल दिए। अंकल जी जया के घर से अगले ब्लॉक में ही रहते थे। किसी हिंदी भाषी से मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। उनका नाम तो मिस्टर कामत है, मुंबई से आए हैं, अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं। बेटे को उनकी ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ हैं। लोगों से बातचीत की समस्या है। अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, किंतु बोलने से झिझकता हूँ। विशेष रूप से अंग्रेज़ों की अंग्रेजी समझने और बोलने में असमर्थ हूँ, इसलिए साहस भी नहीं जुटा पाता। अंग्रेजी के कारण अपने पोते कर्ण के होमवर्क में भी मदद नहीं कर सकता। शिक्षा प्रणाली में भी बहुत अंतर है। गणित का होमवर्क करवा देता हूँ, उसे मेरी और मुझे उसकी भाषा बोलने का लहजा समझ नहीं आता। भाषा हमारे बीच एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गई है। टेलीविज़न भी कितना देख सकता हूँ? टेलीविज़न में भी तो अंग्रेजी ही बोलते हैं। इंडियन चैनल बेटे ने लिए नहीं है, कहता हमारे पास देखने का समय ही नहीं है।
घर का काम करने का आदी नहीं हूँ। मशीनों से डर लगता है। समय का सदुपयोग करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। अपने को बेकार समझता हूँ। खुद से ग्लानि होने लगी है। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। खुद को अपाहिज समझने लगा हूँ। वो उत्तेजना में एक ही सांस में सब कुछ बोल गए। उनकी बेबसी ने सोच की पुड़िया जया के मस्तिष्क में रख दी। जया ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धीरज रखिए अंकल जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सदा की भांति शुक्रवार को घर की साप्ताहिक ग्रोसरीज लेकर जया सुपरमार्केट से घर आ ही रही थी। चौराहे पर अंकल जी बेंच पर बैठे नींद के झोंके ले रहे थे। जया ने पास जाकर कहा, अंकल जी। वो हड़बड़ा कर बोले, माफ़ करना, बस यूं ही आंख लग गई थी। लगता है रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। बेटा, ये तो रोज़ का ही सिलसिला है। एक बेडरूम का फ्लैट है। बेडरूम में बेटा, बहू और पोता सो जाते हैं। मेरा बिस्तर बैठक का सोफ़ा है। टीवी के कारण जल्दी सो भी नहीं सकता। बच्चे देर तक टीवी देखते हैं, फिर सुबह 6 बजे सब उठ जाते हैं। उन्हें 7 बजे काम पर पहुंचना पड़ता है। शर्म के मारे मुझे भी उठना पड़ता है। बहू के सामने लेटा कैसे रह सकता हूँ। बेटा, बहू भी मजबूर हैं। जाहिर है बच्चे भी यहाँ की जद्दोजहद में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हैं। सुना है इस इलाके में गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, तभी यहाँ छोटे से फ्लैट का किराया भी बहुत अधिक है। बच्चों की कोशिश है बहुत सा पैसा कमाकर वापस अपने देश जाकर स्थापित हो जाएं। तो अंकल जी, आप सब प्रबंध कैसे करते हैं? बहू कर्ण के कपड़े निकाल जाती है। कर्ण को नहलाकर उसे तैयार करता हूँ। नाश्ते में उसे दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, राइस क्रिस्पी खिलाकर स्कूल लेकर जाता हूँ। बेटे ने उसका स्कूल मुझे दिखा दिया था। 3:30 बजे उसे घर लाकर कर्ण को कुछ खिला देता हूँ। उसके बाद कर्ण टीवी देखने लगता है। उसे व्यस्त रखना भी मेरे लिए बड़ी समस्या है। विशेष रूप से भाषा हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। ना उसे मेरी हिंदी आती है और ना मुझे उसकी अंग्रेजी। भाषा का फासला मुझे कर्ण के करीब नहीं आने देता। खुद से शर्मिंदा होता हूँ। दोनों एक दूसरे को समझने में असमर्थ हैं। लगता है जीवन मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। अब तो सोफ़ा और बेंच ही मेरा साथी है। उनकी बातें सुनकर जया का मन तो परेशान हुआ। उसे उनकी अकेलेपन की घुटन का एहसास होने लगा था। सोचने लगी, इस भीड़ के अकेलेपन को समझना आसान नहीं। लंदन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि पश्चिमी देशों में यह अकेलापन और भी सख्ती से जकड़ लेता है। तुम्हें लगने लगता है कि मानो तुम्हें चांद पर किसी ने बेसहारा, मजबूर और दिशाहीन अकेला छोड़ दिया है, जहाँ एक एक दिन, एक एक पल गिन गिन कर गुजरता है। ऐसी स्थिति में दोषी ठहराए तो किसे ठहराए, ये जया भी नहीं जानती थी। उसने अंकल जी को विश्वास दिलाया और कहा, आप चिंता न करें, मैं तुरंत ही आपको हिंदी भाषा भाषी लोगों से मिलवाऊंगी। आपको भी अच्छा लगेगा। अब उन्हें जया के घर का पता लग चुका था। कभी कभार वो जया के घर आधे घंटे के लिए आ जाते। जया ने उन्हें कुछ लोगों से भी मिलवा दिया। जया खुश थी कि आजकल अंकल जी थोड़े व्यस्त रहने लगे हैं। उनका बेंच पर बैठे रहना, नाहक एक दुकान से दूसरी दुकान में फिरते रहने का सिलसिला चलता रहा। उस दिन जया ने जैसे ही घर का काम समाप्त किया, उसने बाहर झाँक कर देखा। अचानक पतझड़ की धुंध न जाने कहाँ गायब हो गई थी। पतझड़ की मरियल सी धूप के कुछ टुकड़े पेटियों के शीशे से भीतर झांक रहे थे। वो बाहर निकली। उसने प्रकृति का अद्भुत दृश्य देखा। लगभग सभी वृक्ष वस्त्रहीन खड़े शर्मा रहे थे। धरती माँ पर पड़े खूबसूरत लाल, संतरी, पीले रंग बिरंगे पत्तों का बिछा कालीन पतझड़ की शोभा को और बढ़ा रहे थे। वो वहीं खड़ी प्रकृति के नज़ारों को निहारने लगी। मौसम भी निखरने लगा था। जया ने सोचा, बहुत अच्छा अवसर है गार्डन साफ करने का। उसने गार्डन रैक से घास पर पड़े पत्तों को समेटना आरंभ कर दिया। उसने सूखे पत्ते एकत्र करके खाद बनाने वाले ड्रम में डाल दिए। धूप की तपिश से अब तक तो घास भी सूखने लगा था। सोचने लगी, क्यों ना पतझड़ की आखिरी घास काट ली जाए। कल गार्डन की घास उठाने वाले ले भी जाएंगे। उसने काटा हुआ घास हरे बिन में डालकर गेट के बाहर रखा ही था कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, गुड आफ्टरनून जया। उसने मुड़कर पीछे देखा और बोली, गुड आफ्टरनून अंकल जी। जीतू के जा रहे हो? नहीं, वो तो दफ्तर गया है। काम वालों ने काम पर तो जाना है। बहुत अच्छा लड़का है, हाल चाल पूछ लेता है। कभी कभी उसके साथ बैठकर एक बियर भी पी लेता हूँ। मुझे 1-2 बार बाहर ले गया है। आइए, अंदर आइए, बैठिए। कितनी देर तक अंकल जी सोफे पर गुमसुम बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी।
परेशान करने वाली उदासी। जया उनके पास जाकर बैठ गई। उसने 2-3 बार पूछने का प्रयास किया। वो भाव शून्य से अपने मौन को तोड़ने में गड़बड़ा रहे थे। जया के मन में उल्टे सीधे विचार उठने लगे। वो चिंतित थी, उसके पास तो अंकल जी के बेटे का फ़ोन नंबर भी नहीं था कि उसे बता सके। जया ने स्नेहिल भाव से पूछा, अंकल जी आज मूड खराब है क्या? इतने उदास क्यों हैं? जब से आए हैं गुमसुम से बैठे हैं। सब ठीक तो है? अंकल जी चुपचाप बैठे रहे। अंकल जी अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? प्लीज़ आप बेटी समझकर बेझिझक मुझे बता सकते हैं। अब क्या बताऊँ? कहकर उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। एक गहरी सांस लेकर स्वयं को संभालते बोले, मेरे लिए यहाँ समय का 4-5 घंटे का आगे पीछे होने का अंतर बड़ी उलझन पैदा कर देता है। 1 घंटे पहले ही बड़ी मुश्किल से कमला पत्नी से बात हो पाई थी। बड़ी परेशान थी। कह रही थी कि अकेले परिवार संभालना उसके लिए संभव नहीं है। बड़े बेटे और बेटी के पास समय नहीं है। दोनों छोटे बच्चों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। संभव हो तो शीघ्र आने का प्रयास करें। समझ में नहीं आता क्या करूं। उम्र भर नौकरी करता रहा। सोचा था अवकाश के बाद पत्नी को चारों धाम लेकर जाऊंगा। इस जन्म में तो अब संभव नहीं लगता। उलझा उलझा सा रहता हूँ। समझ नहीं पा रहा क्या करूँ। अंकल जी जब आप मुंबई वापस जाएंगे तब प्रोग्राम बना लेना, जया ने सुझाव देते हुए कहा। इस जन्म में तो असंभव ही लगता है। जीवन का क्या भरोसा, अगले सांस का तो भरोसा नहीं है। क्योंकि जब मैं वापस जाऊंगा पत्नी को यहाँ आना पड़ेगा। अब तो एक जाएगा तो दूसरा आएगा। यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक कर्ण बड़ा नहीं हो जाता। आप बेटे से बात करके तो देखो, शायद कोई हल निकल आए। क्या बात करूं, उसके पास समय ही नहीं है। नया नया आया है, पैसा कमाकर मकान लेना चाहता है। दोनों अपने पांव जमाने में लगे हैं। कहते कहते उनका गला रुंध गया। अंदर की उदासी बाहर दिखने लगी। उनका स्वर इस तरह भर आया कि वो दूसरी ओर देखते बोले, औलाद कितनी बड़ी मजबूरी है, कुछ भी करवा सकती है। सबको समाज की लकीरों पर चलना पड़ता है। चाय तो क्या पीनी थी, वो अपने आंसू ही पीते रहे। कुछ पल के पश्चात वो बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर चले गए। जया एक और उलझन में पड़ गई। आज उनके लिए जया के शब्द अपने अर्थ खो चुके थे। जया उनके आत्मविश्वास को और गिरते हुए नहीं देख सकती थी। उनकी बातों से जया चिंतित थी। ऐसी स्थिति उसके समक्ष पहली बार नहीं आई थी। इससे पहले भी वो ऐसी स्थिति में फंसे कई लोगों से मिल चुकी थी, जिन्हें उनके जवान बच्चों ने अपने बच्चों की देख रेख के लिए परदेश में बुला तो लिया था, फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। उन्हें नए देश, नए वातावरण, नई भाषा से उपजी कई कठिनाइयों से जूझना पड़ा। जया के पास उन समस्याओं का कोई हल नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि उन परेशानियों को कम कैसे किया जा सकता है। उम्र भर सोशल सर्विसेज में सोशल वर्कर रहकर जया को सभी सुविधाओं की जानकारी थी जो लंदन और सभी पश्चिमी देशों में सीनियर सिटीजन के लिए निःशुल्क उपलब्ध थीं। दूसरे दिन जया ने अंकल जी को अपने बेटे से 20 पाउंड लेकर 10 बजे टेस्को में मिलने को कहा। सबसे पहले उनका ओएस्टर कार्ड बनवाया, जिसे वो बस और अंडरग्राउंड में जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उसी कार्ड से वो दोनों बस से हैरो की हाई स्ट्रीट पर पहुँचे ताकि उन्हें कार्ड इस्तेमाल करने की विधि आ जाए। हैरो के फूड हॉल में हिंदी भाषा भाषी हम उम्र लोगों से मिलवाया, जो करीब रोज़ ही सर्दी से बचने, रौनक देखने के लिए, अपना समय बिताने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। कभी कभी ताश की बाजी भी लगा लेते हैं। सभी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। जया उन्हें 1 घंटे के लिए उनके हम उम्र साथियों के साथ छोड़कर अपना काम करने चली गई। उसके पश्चात लाइब्रेरी, जहाँ पर सभी भाषाओं के दैनिक अखबार उपलब्ध होते हैं। अगर कोई विशेष पुस्तक चाहिए वो मंगवा भी देते हैं। लोगों से मिलने से परस्पर मेलजोल बढ़ता है। लाइब्रेरी में मुफ्त में योगा, लेखन और भांति भांति की कक्षाएं लगती हैं। वहाँ से जया ने उनके बेटे के लिए बहुत से लाभदायक लीफलेट उठाए। अंकल जी बहुत चकित थे। उसके पश्चात जया उन्हें स्थानीय चर्च में ले गई। इस चर्च में सप्ताह में 12 बजे से 2 बजे तक 2 दिन कॉफ़ी मॉर्निंग होती है। वहाँ सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है और अपने अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सामाजिक मुद्दों पर रोशनी डाली जा सकती है। निःशुल्क
आपका मन करता है तो डिब्बे में कुछ पेंस डाल सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि ये सुविधा तो उस चर्च में भी है जहाँ वो रहते हैं। किसी किसी चर्च में दिन के लंच का भी प्रबंध होता है। चर्च में सबने मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया, अपना अपना परिचय दिया। वहाँ भी जया उन्हें आधे घंटे में उनके हम उम्र लोगों के पास छोड़कर अपना काम करने चली गई ताकि वो संपर्क बना सकें। रास्ते भर अंकल जी उनकी उदारता को सराहते रहे। जया ने पूछा, अंकल जी कैसा रहा, कोई दोस्त वोस्त बनाया कि नहीं? एक ने नहीं, सभी ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है और कहा है जब भी आपका मन उदास हो आप किसी समय भी फ़ोन कर सकते हैं। हम सभी सप्ताह में एक दिन शाम को पब में जाते हैं, यदि आप जाना चाहें तो आ सकते हैं। कामत, तुम भाग्यशाली हो, 6 महीने में वापस चले जाओगे, हमें तो यहीं रहना है। उनकी बातों से मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पर सभी अकेलेपन के शिकार हैं। जया, तुमने गौर किया होगा 2-3 सज्जन तो अपनी ट्रॉली लेकर आए थे। उन्होंने बताया बहू बेटे के काम पर जाते ही वो अपने पूरे दिन के खाने पीने का सारा प्रबंध करके अपने साथ लाते हैं। एक तो यहाँ पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, दूसरा सर्दी से बच जाते हैं। घर की हीटिंग तो बहू ने टाइमर पर लगा रखी है। गैस का मामला है, हाथ लगते भी डर लगता है। बच्चे भी खुश, मैं भी अपनों में खुश। हैरान हूँ कि इन सब सुविधाओं का खर्चा कौन उठाता है, चर्च या फिर आने जाने वाले लोग? हाँ, उन्होंने मुझे स्टेशन पर ले जाकर ओएस्टर में पैसे चेक करना तथा उसे टॉप अप करना भी सिखा दिया। स्कूल से बच्चों को घर लाने का समय हो गया था। अगले सप्ताह जया ने कुछ और संस्थाओं में जाने का प्रोग्राम बनाया। दूसरे दिन सबसे पहले जया उन्हें लेज़र सेंटर ले गई, जहाँ योग, स्विमिंग, वाटर एरोबिक, जुम्बा इत्यादि आज सिखाया जाता है। फिर सिटीजन एडवाइस ब्यूरो में गए, जहाँ नागरिकों के लिए सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। जया ने घड़ी देखी, 3 बजने को थे। घर जाने का समय हो गया था। रास्ते में जया ने अंकल जी से कहा, अब 1-2 बार आप स्वयं हैरो घूम कर आना, बाकी अगले सप्ताह के लिए छोड़ते हैं। 3 दिन बाद अंकल जी का फ़ोन आया। आवाज़ से खुश लग रहे थे। उन्होंने बताया कि वो 2 बार अकेले हैरो घूम कर आए हैं। कुछ लोगों से भी मिले, अच्छा लगा, धन्यवाद। आज उनका प्रोग्राम आसपास की जगहों को देखना है। सबसे पहले जया उन्हें आर्ट सेंटर ले गई। वहाँ शोज़ होते हैं, क्लास होती हैं, डांस गाना भी सिखाया जाता है। वहाँ कैफ़े भी हैं। फिर चैरिटी शॉप दिखाई और बताया अगर वो चाहें तो वो भी यहाँ 2-4 घंटे के लिए अपनी सेवा का योगदान कर सकते हैं। उसके पश्चात उनके इलाके का चर्च दिखाया, जहाँ मंगलवार को 12 से 2 बजे मिलने का समय है। उसके बाद स्थानीय पार्क दिखाया, जहाँ रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ जिम का भी प्रसाधन है। वहाँ कई प्रकार की मशीनें लगी हैं। जया ने उन्हें एक लिस्ट दी, जिसमें उसने अन्य सुविधाओं के बारे में बताया, जैसे पेंशनर के लिए रिंग एंड राइड सर्विस है। अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो आप उन्हें फ़ोन करें तो आपको ले भी जाएंगे और घर वापस भी छोड़ जाएंगे। फिर एज यूके उन्हें फ़ोन करके अनेक सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है। शेष गूगल भाई बता देंगे। अंकल जी की ओर से जया अब निश्चिंत हो गई थी। अब वो इधर उधर डोलते कम दिखाई देते थे, काफ़ी सक्रिय हो गए थे। वो खुश थी, किंतु अभी तक वो समझ नहीं पाई थी कि अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि माँ बाप को अवकाश मिलते ही वो उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए परदेश में बुला लेते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप को अपनी सभी योजनाएं रद्द करके परदेश में आना पड़ता है। उनके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। माँ बाप अपने कर्तव्य के एहसास से मना तो नहीं कर सकते। कई बच्चे भी यही सोचते हैं ये उनके माँ बाप का दायित्व तो है। यहाँ आकर माँ बाप को लगता है वो एक अजनबी संसार में खो गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच ये उनका दायित्व तो है या उन पर थोपा गया है? ये तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो उसे किस एंगल से देखता है। यहाँ पहुंचकर उनके लिए नया देश, नया वातावरण, नई संस्कृति के साथ साथ नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो खुद को चांद पर अकेला खड़े पाते हैं। दोषी ठहराएं तो किसे? वो खुश थी कि आजकल अंकल जी दिखाई नहीं देते। उन्होंने अपने संपर्क स्थापित कर लिए थे। बड़े दिनों के बाद आज अंकल जी हाई स्ट्रीट पर अपने परिवार के साथ दिखाई दिए। बहुत नए नए लग रहे थे। गुलाब सा खिला चेहरा, उनकी आंखों में खुशी का नूर दूर से ही दिखाई दे रहा था। होंठ तो होंठ, उनकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं।
मायूसी की लकीरें न जाने कहाँ गुम हो गई थीं। अब अंकल जी वो अंकल जी नहीं थे। उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। उनके चेहरे पर फैली मुस्कान संदेशा दे रही थी कि भीतर से आज उनका मन चहक महक रहा है। जया से रहा नहीं गया। उसने मुस्कुराते हुए उनसे पूछ ही लिया, क्या बात है अंकल जी, आज तो खुशी चेहरे से झलक रही है। वो मुस्कुराते हुए बोले, ठीक कह रही हो बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों अंकल जी, ऐसा क्या हो गया? कल मैं अपने घर जा रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे अरुणा सभरवाल जी की लिखी हुई एक कहानी, परदेश में पतझड़। विदेशों में हाउस हेल्पर्स नहीं मिलते, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपने माँ बाप को बुलाते हैं और अपने पास रखते हैं। हाउस हेल्पिंग में उनको बहुत सुविधाएं मिलती हैं माँ बाप से, लेकिन उम्र भी तो अपना असर दिखाती है। माँ बाप उस उम्र में होते हैं जब वो बूढ़े और थक जाते हैं, जबकि उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, उनको केयर की ज़रूरत होती है। इस कहानी के द्वारा लेखिका यही संदेश देना चाहती हैं। उम्मीद है आप भी लेखिका के विचारों से सहमत होंगे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।